जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब से मैं गुरु परिवार से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। तो मैं शुरुआत करूँगी अपने पिछले साल से, जब से कहते हैं ना कि संगत के साथ जब आप अपना शेयर करते हैं पहला सत्संग, तो आप वहाँ से शुरू करिए जहाँ से आपने महसूस किया कि आप कैसे जुड़े, कहाँ से जुड़े। तो बस वही बताना चाहती हूँ। जुड़ी तो मैं 2024 में हूँ, लेकिन जो फीलिंग मुझे है कि मैं कब से जुड़ना शुरू हुई, क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई जिन्हें बताना भी ज़रूरी है। तो 2023 की बातें कुछ ऐसी हैं जो मुझे कुछ कुछ याद हैं, तो मैं वो बताना चाहूँगी। 2023 के मार्च से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी लाइफ में, जैसे एग्ज़ाम्स होते थे मेरे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो वो पोस्टपोन हो जाते थे। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स थे जिनमें चीटिंग हो जाती थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं तैयारी कर रही हूँ पर मेरा हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा, कमी कहाँ रह रही है। सब कुछ ट्राई कर रही हूँ बट फिर भी नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा एक तरीके से अकेले होने लग गई थी। मैं बताती तो नहीं थी घर पे किसी को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं उत्तराखंड से और दिल्ली दोनों से बिलोंग करती हूँ। तो फिर ऐसा अचानक ऐसा होने लग गया था धीरे धीरे कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जाना कहाँ चाहती हूँ, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या बनने वाला है, क्या मेरा करियर जाएगा। तो धीरे धीरे जब फैमिली में बात होने लगी तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ नहीं हो सकता है तो लेट्स ट्राई ऑन अ मैरिज प्रपोजल, उस बारे में हम बात करते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी एक्चुअली कुछ करना फ़िलहाल, क्योंकि मेरा एक ओपिनियन था कि पहले मेरे को जॉब वॉब करनी है, पहले मैं सेटल हो जाऊँ एटलीस्ट, उसके बाद मैं सोचूंगी। बट क्या था कि फैमिली ने थोड़ा समझाया, पेरेंट्स ने, और फिर मैंने हाँ बोल दिया। एक जगह जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग आएंगे, मिलेंगे, तो तुम्हें रेडी रहना है। तो मैंने कहा ठीक है, मन तो नहीं था। बट उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर आ ही रही थी, कहीं गई थी, तो मैं घर आ रही थी। तो मेरा जिस दिन लोग आने वाले थे उस दिन मेरा सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया और मेरे पैर पे बहुत ज़ोर की लगी। मैं स्कूटी में थी और एक कार में एक आंटी थी। तो जैसे होता है ना, एक फीलिंग होती है कि पहले मैं ब्रेक कर रही थी, फिर वो ब्रेक कर रही थी, फिर मैं आगे चल रही थी तो वो भी आने लग गई। तो ऐसा कुछ हुआ कि समझ ही नहीं आ रहा था और लगी गई मुझे मेरे पैर पर। तो जब मेरे पैर पे लगी तो बहुत ज़ोर की लगी थी और वो तो बस मैं बच गई, क्योंकि मेरी जो बोन थी वो बच गई पैर की। अगर उस पे लगती तो शायद मैं आज चल भी नहीं पाती। बस थोड़ा सा इंच भर का फासला था तो थोड़ा ऊपर लगी। तो लेकिन मैं बच गई। उस दिन मुझे लगा कि आज तो मैंने
चले ही जाना था। और एक जब मैं घर आई तो मम्मी पापा भी डर गए कि यार ये क्या हुआ, अभी लोग आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं और तुझे चोट लग गई। तो मेरे को एक वाइब ऐसी आई, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ, मैं लोगों से कम बात करती हूँ। जैसे होता है कि ज़्यादा लोगों के बीच में जाती हूँ तो मेरी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है, तो इसलिए मैं कम लोगों से ही बात करती हूँ, कम लोगों के पास जाना पसंद करती हूँ। तो मुझे एक फीलिंग, एक ऐसी इंट्यूशन है कि ये सही नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने तब तो कुछ बोला नहीं, बट फिर जब सारी चीज़ें प्रोसीजर हो गए, सारा दिन निपट गया, तो मैंने शाम को फिर बोला मम्मी से कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला है, अभी अभी जिद मत करो, अभी मेरा मन भी नहीं है और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि और मेरी फैमिली को एक चीज़ लगती थी कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो कुछ लॉजिक है, अगर ये मना कर रही है तो कुछ तो बात होगी। तो इसलिए मम्मी ने फिर पापा को भी समझाया और चीज़ें सॉर्ट हो गई, ख़त्म ही हो गई। मैंने बोला ज़्यादा फोर्स मत करना किसी को भी, ना मुझे ना उन लोगों को। तो वो मान गए और चीज़ें नॉर्मल चलने लगी। ये बात जून की है, जब 2023 में ये हुआ था। उसके बाद मेरे सारे काम जैसे रुकने लगे, क्योंकि मैं जा नहीं पाती थी, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो 2-3 महीने तक चली, एटलीस्ट अगस्त और सितंबर तक चली। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा टर्न आया लाइफ में कि जब मेरे को एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे थे और कुछ थे भी नहीं, तो मैंने सोचा कि कहीं और ट्राई करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ में कोई और ही ऐसा फेज़ रखा है जहाँ मुझे यहाँ नहीं, मुझे कहीं और ही जाना है, ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं। बट अंदर से तो मैं टूट ही रही थी कि मैंने जो किया है मैं उस फील्ड में नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं और ही जा रही हूँ। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम पीएचडी के लिए ट्राई क्यों नहीं करती। तो पता नहीं वो बात मेरे माइंड में क्लिक हो गई थी। और कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे मेरे लोकल के यूनिवर्सिटी के, तो मैंने वो दे दिए, 2 एग्ज़ाम दिए थे। तो लग तो नहीं रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, पहला ट्राई था, और डाउटफुल भी थी कि होगा नहीं होगा, इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। अक्टूबर के टाइम पर मेरी मदर का बर्थडे था उस दिन, 1 अक्टूबर। तो मैं गई एग्ज़ाम देने और मैं बहुत होपलेस थी एक तरीके से कि बहुत दूर का सफ़र था वो, जो मेरा एग्ज़ाम का जो सेंटर था वो बहुत दूर था। तो मेरे पास बहुत टाइम था बातें करने के लिए खुद से, क्योंकि मैं अक्सर करती थी। तो मैं सोचती थी कि मतलब पता नहीं होगा नहीं होगा, जा तो रही हूँ, इतने एग्ज़ाम्स दे दिए, कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी जाऊँगी, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं बहुत डाउट पे थी। फिर मैं गई तो जब मैंने वहाँ देखा तो लोग तो बहुत कम थे। मैं हैरान थी कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और लोग इतने कम कैसे हो सकते हैं। तो फिर भी ठीक है, मैं गई वहाँ, थोड़ी देर बैठी, एग्ज़ाम दिया अपना पूरा कंप्लीट करके। जब मैं घर को आ रही थी तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मैं लिटरली रोने लग गई। पूरा रास्ता बिल्कुल क्लियर था और मैं स्कूटी में थी। मैं इतना रोई, मुझे लग भी रहा था कि लोग मुझे देख रहे होंगे, जो मेरे सामने से गुजर रहे हैं, कि ये लड़की रो रही है। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बस रो रही थी। और मैं जैसे होता है कि हम प्रे करते हैं, तो मैं किसी प्रॉपर किसी भगवान जी को नहीं मानती थी, बट एक शक्ति, एक फीलिंग, एक पावर एक ऐसी थी जिसमें मैं हमेशा ही बोलती थी कि बाबा प्लीज़ मुझे बचा लेना, या मुझे निपटा दो इन सब चीज़ों से। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मैं इस बार फिर आई हूँ एक उम्मीद से, अगर होगा तो प्लीज़ करना, नहीं तो कुछ करो, क्योंकि मैं अब ना इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहती। मुझे लग रहा है कि अब मैं जो मांग रही हूँ हो सकता है ये नहीं कुछ और ही रखा हो। जैसे मोस्टली लोग कहते हैं ना कि अगर आप करियर में डूबे हुए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको शादी पहले करनी चाहिए, करियर आपका बाद में बन जाएगा। जैसे मैं इस फेवर में तो नहीं थी, बट मेरे को ऐसा डाउट होने लग गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो बट मेरी चाहत हमेशा से रही कि पहले मैं अपने करियर को प्रायोरिटी दूंगी, पहले सेटल हो जाऊंगी, उसके बाद करूंगी। और इस वजह से थोड़ा लेट भी हुआ लाइफ में। तो जब अक्टूबर में मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं इतनी बुरी तरह बीमार पड़ गई थी कि घर पे कोई भी नहीं था, सब दिल्ली में थे और मैं उत्तराखंड में ही थी। तो मैं इतनी बीमार हो गई थी कि संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरा चेहरा इतना काला पड़ गया था, और मैं ना खा पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बॉडी में।
और इवन दो मैं सोफे पे बैठूं तो ना मैं लेट पाती थी, मतलब मैं सोऊं तो मेरी सांसें रुक जाती थी, मैं खड़ी हूं तो मेरी सांसें रुकती थी। मेरे को समझ नहीं आता, वो एक हफ्ता इतना बुरा था कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा और मुझे लगा कि शायद मैंने अब रहना नहीं है, मेरे को जाना है यहाँ से। और ये बात मैं कह भी नहीं पा रही थी और मैं अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पा रही थी इस बारे में कि उन्हें क्या फील हो जाएगा, वो क्या सोचेंगे, क्योंकि उनके सामने मैं एक मोटिवेशनल थॉट रखने वाली लड़की हूँ। उन्हें लगता था कि अगर हम डिप्रेस हो जाएंगे तो ये हमें मोटिवेट कर देगी, और मैंने क्योंकि किया भी है तो मैं सोचती थी कि वो मुझे क्या ही बोलेंगे, और अंदर ही अंदर मुझे ऐसा मोटिवेशन चाहिए था कि कोई मुझे संभाल ले, कोई मुझे एटलीस्ट प्रोटेक्ट करके रखे। तो मैं बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और लिटरली जब मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है पापा को, तो फिर वो मॉम मेरी आई वहाँ से, तो उन्होंने जब मेरा देखा तो उनकी वजह से मैं थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गई, थोड़ा मैं ठीक हो गई, मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह थी मैं थोड़ी ठीक हुई, बट जान मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। फिर धीरे धीरे नवंबर आता गया, और नवंबर के दौरान घर पे कुछ काम भी चल रहे थे, लाइक पेंट वगैरह होना था। तो उससे पहले मैं फिर दोबारा से बीमार पड़ी, मुझे डेंगू हो गया, और तब मेरी हालत और क्रिटिकल हो गई। बट वो तो टचवुड ऐसा है कि मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, मैं घर पे रिकवर हो गई, और दिवाली के दिन तक मैं खड़ी होने लायक हो गई थी। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे सारी चीज़ें निपटी, दिवाली का फंक्शन पूरा हुआ, सब अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए थे फैमिली में, तो मुझे अचानक से ख्याल आया, वो दिन है 21 नवंबर का। तो उस दिन मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे, उनका रिज़ल्ट क्या हुआ है, मैंने कुछ देखा नहीं, क्या आंसर किया ही वो नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने। तो मेरे को ध्यान आया कि मुझे देखना चाहिए, तो शाम के 4 बजे का टाइम था। तो मैंने अचानक से जिस पीएचडी एंट्रेंस की मैं बात कर रही हूँ उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑन करी, देखा तो उसी दिन आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, उस दिन पीएचडी एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया और मेरा क्वालिफाइड हो गया। मैं हैरान, मैं इतना रो गई क्योंकि ऐसा होता है ना कि 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको कोई एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस मिल रही है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। और सच कहूँ तो वेट उस चीज़ का नहीं, किसी और ही चीज़ का था, बट वो नहीं, आपको कुछ और ही मिला जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। एक अनएक्सपेक्टेड खुशी जो होती है वो मुझे मिली, और मैंने लिटरली अपनी मॉम को कॉल करा, मम्मी सर्विस करती हैं तो वो घर पर नहीं थी, तो मैंने उन्हें कॉल करा और वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर मैंने अपने फादर को भी कॉल करा, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो दिल्ली में थे, तो मैंने उन्हें कॉल करा, फिर वो भी बहुत खुश हुए क्योंकि मेरी फैमिली में पीएचडी के लिए प्रिपरेशन करने वाली मैं पहली ही लड़की हूँ, तो इसलिए उन्हें भी बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट होती गई, मुझे अच्छा लगने लगा एक्चुअली। बट अगर पर्सनल लाइफ की बातें करें तो कुछ ऐसा था नहीं खास, मैं हमेशा लोनली ही रही। ऐसा कभी एक फील नहीं आया कोई फ्रेंड है या कुछ है वाली कोई भी थॉट नहीं थी। हमेशा मम्मी को ही अपना दोस्त समझा है, उन्हीं से सारी बातें शेयर करी हैं। और फिर धीरे धीरे जब मेरा एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद इंटरव्यू फेज था तो वो क्लियर हुआ, फिर लिस्ट आई, तो ये सब चलते चलते मेरा जैन तक मुझे टाइम लग गया था। बट जब जैन आने वाला था 2004 का जनवरी, 24 का जनवरी, तो पापा आए थे और हमें पता चला कि पापा को किडनी के रिगार्डिंग कोई हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, पापा का खाना वाना सब कुछ कम हो गया था। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इनका मन क्यों नहीं कर रहा है। वो तो मॉम की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने हॉस्पिटल में जब चेकअप कराया, रूटीन चेकअप, तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, एटलीस्ट 6 तक पहुंच गया था उनका हीमोग्लोबिन। और रिपोर्ट्स इतनी वियर्ड आने लग गई थी कि हम घबराने लग गए थे। फिर जैसे तैसे पापा दिल्ली गए, दोबारा से सारा कुछ हुआ, वो आईसीयू में एडमिट रहे। मैं अकेले यहाँ अपने घर पर मैं इतना रोने लगी क्योंकि मुझे लगा कि यार सब कुछ छीन रहा है हाथ से, सब कुछ होते हुए भी अब कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। जैसे एक सपना होता है पेरेंट्स का, शादी का, देखने का, सब कुछ
मैं सब कुछ ऐसा सोचने लगी कि जैसे मैं कुछ कर सकती थी और मैं कुछ कर नहीं पाई। क्या हो रहा है, ये सब कुछ हाथों से छूट रहा है, निकल रहा है। मैं बहुत अकेली थी, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। फिर मुझे अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं मंदिर में बैठ के रोने लग गई। और रात को मुझे नींद ना आए तो मैंने महामृत्युंजय जाप करना शुरू कर दिया। आईसीयू के दिन मैंने करा, सब कुछ करा, तो धीरे धीरे पापा की हेल्थ थोड़ी ठीक होने लगी। उनका जो भी आईसीयू का प्रॉब्लम था वो सब ठीक होके वो नॉर्मल हुए। बट क्योंकि अभी भी चल रहा है, अभी मैं अप्रैल में हूँ, तो अभी भी वो चल रहा है। बट उसके बाद मेरा थॉट प्रोसेस एकदम लाइफ को लेके चेंज हो गया कि नहीं, हमेशा हमें अपनी नहीं चलानी चाहिए, अपने पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए। उनके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ख्वाब्स होते हैं। हमें बात करनी चाहिए उनसे। अगर वो चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो ठीक है, ओके, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि कल एट द एंड ऑफ द डे करना सभी ने है। तो ठीक है, अगर वो चाहते तो उनके अकॉर्डिंग कर लो। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, शादी कर लेनी चाहिए। उस दिन मुझे ऐसा लगा, और जैन में से मेरे को ये थॉट प्रोसेस आई कि ठीक है, अब मैं रेडी हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे जब फैब आया, तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं बहुत शायद डीप जा रही हूँ। बट ये है कि जैन के बाद जब फैब आया, तो फैब में एक फ्रेंड है जो मेरी लाइफ में एंटर हुआ है, जो अब फ्रेंड है, पहले फ्रेंड नहीं था। तो वो मेरी लाइफ में एंटर हुआ। मैं उसमें भी डाउटफुल ही थी कि ये कौन है, बट मम की वजह से मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं किसी से बात करती नहीं हूँ और मुझे किसी का टाइम पास करना भी पसंद नहीं है, ना खुद का ना किसी और का। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कर लेती हूँ, चलो। तो फिर मैंने बात कर ली। बट एक डाउट में हमेशा थी कि भाई पहले आप अपने पेरेंट्स से फाइनलाइज करिए, उसके बाद ही मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे ये बाद में बिल्कुल नहीं पसंद कि किसी के पेरेंट्स को पसंद नहीं हो रहा है या ये हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये सब मेरे को नहीं पसंद। आप क्लियर बात करिए। तो मेरा हमेशा एक थॉट प्रोसेस रहा है, और वो अभी भी रहा था, बट अब थोड़ा चेंज हुआ है। तो फिर क्योंकि जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, तो उन्होंने मैं उन्हें फ्रेंड ही कहूँगी अभी अपना। तो उन्होंने बोला कि पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मैंने कहा फिर पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और ही था और उनका कुछ और था। तो अचानक से उन्होंने बोला कि लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टा। तो मैं सोचूं कि यार कैसे लोग हैं आजकल ऐसे, देखो अब बात करनी है तो यहीं पे कर ले, नहीं करनी तो मत कर, ख़त्म कर। तो ऐसा मेरा था हमेशा से, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था किसी से भी। बट पता नहीं क्या हुआ, क्या ऐसा मैग्नेटिक फील आया कि मैंने किया, मैंने बात करना शुरू करा। और धीरे धीरे जब बात शुरू हुई मेरी, तो मुझे पता चला, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि मुझे एक थॉट बोला उन्होंने कि मुझे भगवान को पाना है। एंड आई वॉज लाइक, जस्ट भगवान को पाना है? भगवान को कैसे पाया जा सकता है? आप लोगों की हेल्प करो, जैसे चाहे पेट्स हो या जिन्हें नीड है आपकी, आप अच्छे से बिहेव करो तो वहाँ पे हो जाता है। तो मेरे दिमाग में वो बात क्लिक हुई, और मैंने उनसे बोला कि आप कैसे, मतलब कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। क्यूरियोसिटी सी जो थी वो मेरी बढ़ने लगी। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि भगवान को ऐसे ही नहीं पाया जाता। भगवान को पाने के लिए सुबह उठना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, नेम चैंटिंग करनी पड़ती है, मंत्र की चैंटिंग करनी पड़ती है। तो मेरे को धीरे धीरे समझ आ रहा था कुछ कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो जब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझी, अच्छा संगत जी, उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बोला ना एक मैग्नेटिक फील सा मुझे लग रहा था। तो बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं क्यों बात करूँ इससे, मतलब एक हाय और उसके अलावा कुछ बात हो ही नहीं रही थी। तो पता नहीं क्या था कि कुछ मुझे खींच रहा था। तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि मैंने बात करनी है, मैंने रहना है, जाना है, क्या करना है, रुकना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें कुछ बताना है। तो उनके कुछ हेल्थ इश्यूज थे जो उन्होंने मुझे बताए, कुछ फिजिकल इश्यूज थे। तो मैं हालांकि मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, बट मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम इट्स ओके, बट डांस कर सकते हैं क्या? तो वो हंसने लगे कि और वो चीज़ ही कुछ ऐसी थी।
तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि काफ़ी लोग मिल जाएंगे। मैंने कहा ऑफ कोर्स मिल जाएंगे लोग, उसमें क्या है, बट ये तो फैमिली का होता है ये सब चीज़ें। हम अगर नॉर्मल किसी से कनेक्ट होते तो ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो फिर पहले तुम जान लो फिर बाद में बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसकी फैमिली देखी, सब ठीक था। और फिर मैंने भी अपनी फैमिली की कुछ फ़ोटोज़ देखी, क्योंकि मैं कभी भी सोशल मीडिया में इतना रही नहीं ना, मुझे पसंद है लोगों से बात करना, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है। तो मैं ज़्यादा कनेक्ट होती नहीं हर किसी से, और किसी एक पर्टिकुलर से हो जाऊँ तो हो जाऊँ, अदरवाइज़ नहीं होती। तो मैं सेपरेट रहना ही पसंद करती थी। तो मैंने जब धीरे धीरे बात की तो मुझे ये सब जो मैंने आपको बताया ना, जाप चैंटिंग, ये सब क्या होता है ये थोड़ा समझ आया। और मैं इस चीज़ में इतना घुसने लग गई, मेरे को खुद ही पता नहीं चला कि मैं कितना डीप इस चीज़ में जा रही हूँ। तो फिर मुझे बाद में बताया कि ये सब करने से पहले आपके पास कोई गुरु होने चाहिए, क्योंकि गुरु नाम देते हैं जिसमें हमें चैंटिंग करनी होती है, वो हमें बताते हैं, फिर हमें करना होता है। क्योंकि अगर हम जो इंसान है वो अगर किसी के बारे में सोचे तो हमारा 2 दिन बाद मन किसी और में लग जाएगा, लाइक राधा 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 एंड कृष्णा कृष्णा कृष्णा, या शिव शिव शिव। तो पर मेरे को एक चीज़ होने लगी कि सुबह उठना पड़ता है, और मुझे वो फीलिंग आने लगी उनकी हेल्थ इश्यूज को लेके कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ट्राई कर सकती इस चीज़ को। तो मैंने बताया तो नहीं, बट मैं सुबह पता नहीं मैं कैसे 3 बजे उठ गई। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, ऐसा मेरे साथ फैब में और मार्च तक इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे बिना अलार्म के मैं उठ जाती थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है। मैं बिना अलार्म के, जो लड़की कभी अपने एग्ज़ाम टाइम पे नहीं उठी है और अपने कभी भी नहीं उठी, उसका हमेशा एक थॉट प्रोसेस रहा है कि भाई रात को पढ़ लो जितना पढ़ना है, 2 बजे तक पढ़ लो, 4 बजे तक पढ़ लो, लेकिन सुबह बिल्कुल नहीं उठा जा सकता। तो मैं अपने आप में इतना चेंज देख रही थी, मैं खुद भी खुश हो रही थी, और मैं अंदर से इतना खुश होने लगी थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक तरीके के मिरेकल्स हो रहे थे मेरी लाइफ में। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे कुछ दिन बाद, तो फिर उठी तुम? तो मैंने बोला हाँ मैं उठी। तो वो हैरान कि अरे अच्छा, तो फिर चैंटिंग भी की? तो मैंने कहा नहीं, मैंने पहले यूट्यूब से थोड़ा रिसर्च कराया है कैसे करते हैं क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर उन्होंने कहा ठीक है ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हालांकि उन्होंने बोला कि वो नहीं करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरा एक हमेशा से रहा है कि अगर मैं किसी चीज़ पे मेरा फोकस चला जाए तो फिर वो फोकस पे मैं पूरा करती हूँ। तो इसलिए मैंने वो शुरू करा देखना। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे, एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी कुछ वीडियोस भेजी, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम किसी एक को मानो, और अगर ईष्ट है या फिर ईष्ट को आप मानो, और अगर या तो आप ईष्ट को मान लो जिनका आप नाम जपना चाहते हो। और मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा ईष्ट कौन है, तो इतना मैंने कभी घुसी नहीं मैं इन सब चीज़ों में। हालांकि एक इंट्यूशन पावर वाला थॉट प्रोसेस हमेशा रहा है कि कुछ है जो मेरे को लगता है, फील होता है, और मानती भी हूँ, बट इतना डीपली मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, अध्यात्म से रिलेटेड। तो मैंने बोला कि ईस्ट क्या होते हैं, मैं सब पूछ रही हूँ। मैं इंडियन हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये पूछ रही थी, मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे पूछना शुरू करा। तो उन्होंने बोला कि या तो तुम ईष्ट का नाम लो या फिर किसी उनका, तो उससे भगवत प्राप्ति होती है। अब मेरे सर के ऊपर से सब कुछ बाउंसर निकल रहा था कि क्या होता है, कैसा होता है। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती रही। और फिर उन्होंने मुझे कुछ प्रेमानंद महाराज जी के भी दिए। तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे कृष्णा और राधा के बारे में बताया कि जैसे हम नाम जाप करते हैं तो एक बिल्कुल पाने वाली जो शिद्दत होती है किसी ईश्वर को, तो आप रोने लग जाते हो। और वो रोना एक खुशी का रोना होता है, जब आपको महसूस होने लगता है, एक फील आता है कि वो आपके साथ है, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो मैं ये सब सोचने लगी, और मैंने सोचा, उन्होंने पूछा तो मैंने सोचा कि मैं किन्हें चुनूं। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील आ रहा था कि मुझे शिव जी से बात करनी है, शिव जी से बात करनी है, मैं उन्हें ही चूज करूंगी। तो उन्होंने बोला कि तो क्या चुना? और मैं इतनी झल्ली, मैंने बोल दिया कि नमः शिवाय। वो मुझे नाम के लिए बोल रहे थे और मैंने नमः शिवाय एक मंत्र बोल दिया। तो शायद उन्हें लगा होगा कि
पता नहीं ये क्या ही लड़की है। तो उन्होंने ओके बोला, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कुछ दिन सुबह उठी, मैंने नमः शिवाय बोला, बट फिर उसके बाद मेरे को ना धीरे धीरे चेंज आने लगा मेरे अंदर, काफ़ी चेंज आने लगा। एक रूटीन ही बदलने लग गया। जो सुबह नहीं उठने वाली लड़की जो मैंने आपको बताया उठ रही है। तो धीरे धीरे मैंने पूछा कि मेरे गुरु कौन होंगे। मैं खुद ही सोच रही थी कि कौन मेरा गुरु होगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इस सर्कल में दोबारा मैं जब एंटर कर रही हूँ तो मुझे यहाँ का ABCD कुछ भी नहीं पता। तो मैंने शिव जी को बोला, मैंने कहा बाबा आप बताना कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी वो कंडीशन उनकी, मेरे फ्रेंड की। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस दी। मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने ट्राई भी किया। और उससे पहले संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक रीकी हीलिंग होता है, उससे मैं थोड़ा कनेक्टेड थी। मतलब मुझे लगता था कि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी, कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं हमारे यूनिवर्स में जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं, वो हमें जोड़ती हैं आपस में और चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को ज़रूर मानती थी। मैंने वो फील्ड्स देखे हैं, टैरो कार्ड एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो मुझे जुड़ने में, मुझे ऐसा लगता है मुझे शायद ज़्यादा वक्त नहीं लगा इन सब चीज़ों से। मैं बहुत जल्दी कनेक्ट होने लगी इन चीज़ों से। ये बात है मार्च की। तो जब मैंने एक दिन प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो सडन आया वो, और मैंने देखा, तो चलते फिरते मेरे हाथ से #blessing दब गया। वो #blessing जैसे ही दबा तो मुझे गुरुजी महाराज के स्वरूप दिखने लगे यूट्यूब पे। मुझे पता नहीं था ये कौन है, क्या है, मैंने कभी नहीं देखा था, ना मुझे याद है कि मैंने कभी देखा हो। तो उसमें कुछ मैसेजेस आते थे कि कुड़िए तू चिंता मत कर, ये वगैरह वगैरह। अब तो मुझे याद भी नहीं है अभी। तो पहली बार मुझे याद है कि मैंने 12 मार्च को देखा था, 2023 का 12 मार्च की डेट है वो। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कौन है गोलू मोलू से। फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया। मैंने कहा पता नहीं मुझे आजकल ना कोई गोलू मोलू से गुरुजी दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कौन, मुझे सेंड करो। तो मैंने फ़ोटो सेंड करी। तब तो सॉरी संगत जी, मैंने फ़ोटो बोला, बट तब मेरे लिए वो स्वरूप फ़ोटो के रूप में ही था। तो मैंने स्क्रीनशॉट सेंड करा तो उन्होंने बोला ये तो गुरुजी हैं। मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो इन्हें शिव जी के अवतार कहा गया है, ये शिव जी ही हैं। तो मैं हैरान, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। मैंने उन्हें बोला, और ये गुरुजी मतलब जो मुझे शिक्षा दीक्षा देंगे या जो मुझे ईस्ट से कनेक्ट करेंगे, ये वो ही हैं। और मुझे नहीं पता था कि वो भी है नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी वो नहीं है, उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है। तो मैंने बोला अच्छा। और फिर मैं धीरे धीरे धीरे, और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और मैं हैरान थी कि जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा वो अचानक से। और मैंने आपको बताया कि #blessing दबा, वो पता नहीं कैसे दबा, मैं नहीं जानती संगत जी। वो मेरे चलते फिरते जैसे हाथों में फ़ोन होता है तो वो जो दब जाता है, वैसे ही वो प्रेस हुआ होगा और वो आ गया। और जब मैंने बताया तो मैं हैरान। फिर बाद में उन्होंने मुझे दिखाया कि उनके खुद के घर में भी वो स्वरूप है। मैं हैरान, ये कैसे हो सकता है। तो सब चीज़ें इतनी अचानक से होने लगी। 12 को मुझे वो 12 मार्च में मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा। 15 को मैंने कंफर्म किया कि पता नहीं कोई गोलू मोलू से महाराज जी हैं, गुरुजी लिख रहे हैं उन्हें। तो फिर 15 को मैं उनसे अच्छे से कनेक्ट हुई हूँ, 15 मार्च को। फिर धीरे धीरे वही जो सुबह उठना है, मंत्रा चैंटिंग है, नाम जप करना है, वो सब मैंने शुरू करा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 17 को एक कुछ ट्रेजेडी हुई थी घर पे, डेथ। तो उस दिन मुझे सुबह सुबह गुरुजी हल्के से ब्लिंक जैसे हो जाती हैं हमारी आंखें, तो ऐसी ब्लिंक फॉर्म में दिखे, थोड़ी देर के लिए दिखे। फिर कुछ तितलियां भी मुझे दिखी मेरे घर पे गार्डन पे सपने में, और फिर वो हट गई। तो मैं एकदम से हैरान थी। और लेकिन सुबह सुबह जब पता चला कि हमारी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, तो वो भी बहुत शॉकिंग था कि इधर ये हो रहा है और उधर क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बहुत अपसेट थी। तो अब मैं आपको क्या ही बताऊं इसके बाद क्या क्या हुआ। यहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हुई
तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि संगत जी बहुत लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे जुड़ी, क्या जुड़ी, कैसे मेरी कनेक्टिविटी हुई। तो मैं बस एक अरदास लगा के बैठी हूँ कि जिनके लिए, जिन्होंने मुझे जोड़ा है, जिनकी वजह से मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी जुड़ी हुई हूँ, मेरी अरदास वो पूरी करने की दुआ मांगिएगा कि वो पूरी हो जाए, तो फिर मैं आपको अगली जर्नी अपनी शेयर करूँगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आपने इतनी देर से मेरा संगत सुन मेरा पूरा सत्संग सुना है। अभी सत्संग मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी और है। तो वो जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में होने लगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही अद्भुत सत्संग था आपका संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। आप सभी संगत से मैं एक विनती करना चाहूँगी कि सत्संग को जब भी सुनाएं तो थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए सुनाएं। शॉर्ट में सत्संग सुनाना चाहिए, क्योंकि ये गुरु जी हमेशा से बोलते हैं कि सत्संग हमेशा शॉर्ट विच सुनाओ, कि जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ करो, सत्संग ਵਿੱਚ सुनाया करो। और एक बात मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, सत्संग में आंटी ने रेकी के बारे में ज़िक्र किया, और हालांकि गुरुजी महाराज वॉज ऑलवेज़ अगेंस्ट रेकी, टैरो कार्ड, पास्ट रिग्रेशंस, पंडित, क्योंकि गुरुजी हमेशा से यही कहते हैं कि पैसा ਇੱਕੋ ही खाते च होना चाहिए है। ਇੱਕੋ ही खाते का मतलब उनका ये है, बैंक बैलेंस के बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। गुरुजी महाराज बात कर रहे हैं कि आप अगर किसी को मान रहे हैं तो पूरी आस्था, पूरी शिद्दत के साथ फिर आप अपना कर्तव्य निभाइए। ऐसा ना हो कि आप गुरु जी के पास भी जा रहे हैं, फिर आप टैरो कार्ड भी करवा रहे हैं, फिर आप रेकी भी कर रहे हैं, आप पंडित के पास भी जा रहे हैं। पंडितों के तो सख्त खिलाफ थे गुरु महाराज, हमेशा से उन्होंने यही कहा है कि पंडितों को पूरा संपूर्ण ज्ञान कभी नहीं होता, और पंडित हमेशा आपको कुछ ना कुछ अंधविश्वास में डाले रखते हैं। और पूर्ण प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान एक गुरु ही आपको दे सकते हैं। एक गुरु ही आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों सुधार सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी गुरु महाराज ने हमें सिखाया है, ऑल्दो गुरुजी हमेशा से कम बोलते थे, लेकिन जितना भी उन्होंने बोला है वो हमेशा से जो भी कहा है वो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको अपने अच्छी तरह हम उसको समझें और अपनी ज़िंदगी में उसको उतारें। सत्संग सुनने का मतलब ही यही है कि ये नहीं कि सत्संग सुना, हमने जितना समझना था हमने समझा और ख़त्म। नहीं संगत जी, माफ़ कीजिएगा, सत्संग अगर आप अटेंड भी करते हैं, सत्संग जाते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ से आप जो भी सीखते हैं उनको आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तभी हम मुट्ठी भर संगत ही बन पाएंगे। अन्यथा हम एक भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाएंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि कृपया करके जब गुरु जी से जुड़े हैं तो सिर्फ गुरु जी के बन के रह जाइए। ये पास्ट रिग्रेशंस, रेकी, टैरो कार्ड्स, इनसे कुछ नहीं आपको मिलेगा। गुरु जी हैज़ ऑलवेज़ बीन अगेंस्ट दिस। मैंने अपने चैनल पे भी, यानी गुरुजीज़ रहमत चैनल पे, रिसेंटली कुछ दिन पहले एक चैनल पे सत्संग अपलोड किया था, जिसमें शालिनी खेड़ा आंटी, जो कि गुरु महाराज की बहुत ही ब्लेस्ड पुरानी संगत हैं, उन्होंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपनी फ्रेंड से रिलेटेड बताया था कि रेकी, टैरो, एवरीथिंग, और उन्होंने ये क्लियर बता दिया था कि गुरुजी हैज़ ऑलवेज़ बीन अगेंस्ट रेकी, पास्ट रिग्रेशंस, क्योंकि वही बात आती है ना कि जो बीत गया सो बात गई। हम अगर अपने पास्ट में ही जीते रहेंगे
हम अगर रेकी में, टैरोस के अंदर, पास्ट रिग्रेशंस में हम अगर ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे स्पिरिट्स जा चुके हैं, जो हमारे लव्ड वंस इस दुनिया से जा चुके हैं, वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं या तो क्या हो गया, अगर हम पास्ट में ही जीते रहेंगे तो गुरु महाराज कभी भी हमें फ्यूचर हमारा ब्लेस नहीं कर पाएंगे। आप अगर अपने आप को पास्ट यानी अपने अतीत में ही ज़िंदा रखेंगे तो आप अपना भविष्य कभी नहीं सुधार पाएंगे। तो गुरुजी महाराज हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस। गुरुजी हमेशा इन चीज़ों के ख़िलाफ़ रहे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं आपको उनको याद भी नहीं करना चाहिए। याद इन सेंस आप कीजिए, उनको एक अच्छी यादों में रखिए, लेकिन बार बार उनको याद करके रोइए नहीं, क्योंकि उनको भी, उनकी आत्मा को भी दुख होता है। हमें बरसी नहीं मनानी चाहिए। ज़्यादा है तो आप अपने लव्ड वंस के लिए आप उनकी याद में सत्संग रख सकते हैं। तो हमेशा आप अपने पास्ट से निकलने की कोशिश कीजिए। जो हो गया सो हो गया। आप अपना भविष्य और अपना टोटल सरेंडर गुरु महाराज को कीजिए कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी का घोड़ा, मेरी ज़िंदगी अब आपके सुपुर्द है। आप इसको दौड़ाएं, बिठाएं, सुलाएं, वो सब आपके ऊपर है गुरुजी। तो कंप्लीट सरेंडरेंस आपकी बहुत ज़रूरी है संगत जी। इसी के साथ ही मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।